हेलो एंड वेलकम टू नो एंड नॉलेज एकेडमी। इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर ये रोस्टर सिस्टम होता क्या है और मास्टर ऑफ द रोस्टर किसको बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम जो अदर फंक्शंस होते हैं, अदर फंक्शंस ऑफ सीजीआई वो भी देखेंगे, है ना। जो चीफ जस्टिस के जो फंक्शन होते हैं वो देखेंगे। और ये जो आपका टॉपिक है ये कवर होता है आपका GS2 के पॉलिटी सेक्शन से। उसके अंदर सब सेक्शन है जुडिशियरी। जुडिशियरी के अंदर ये आपका पूरा टॉपिक कवर होगा जिसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम। ठीक है, तो ये वाला जो आर्टिकल है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये याद रखिए, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा क्वेश्चन, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मास्टर ऑफ द रोस्टर में। उसके अलावा प्रीलिम्स में आपसे स्टेटमेंट में कई स्टेटमेंट दे देगा, 1 2 3 स्टेटमेंट, और पूछ लेगा इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओनली 1 1 2 1 2 3 ऐसे करके आपसे पूछ लेगा। तो ये प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक ब्रीफ एनालिसिस करेंगे सीजीआई के ऊपर, उनकी फंक्शनिंग के ऊपर, और इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अदर फंक्शनिंग पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे, फंक्शनिंग ऑफ या फिर फंक्शंस ऑफ सीजीआई के ऊपर आ सकता है ना, फंक्शंस ऑफ सीजीआई, उस पर स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रीलिम्स में मैंने आपको बता ही दिया, प्रीलिम्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम में ये ब्रीफ एनालिसिस इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो आर्टिकल मैंने उठाया वो कहाँ से उठाया है, तो ये देखिए आपका आया था 1 मार्च 2021 को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था द हिंदू न्यूज़पेपर में। उसमें ये प्रणव वर्मा ने ये आर्टिकल लिखा हुआ है। इसका जो हेडिंग था वो ये लिखा था कि कॉलेजियम सिस्टम हैज़ फेल्ड टू कीप एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस एट बे। इस नाम से ये आप सर्च करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको द हिंदू की वेबसाइट से पढ़ना चाहते हो तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप इसको रीड कर सकते हो। लेकिन इसमें तो स्पेसिफिक थोड़ी सी चीज़ों की ही बात की है हमने। इस एनालिसिस में इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इसको एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि भाई अगर मेंस में इससे स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। इतना अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस टॉपिक को करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी देखो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले मास्टर ऑफ द रोस्टर किसको बोलते हैं, मास्टर ऑफ द रोस्टर। ठीक है ना, अभी बताऊंगा आपको रोस्टर क्या है आगे की क्लास में, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा मैं मास्टर ऑफ द रोस्टर क्यों बोला जाता है। बट अभी के लिए आप समझ लो मास्टर ऑफ द रोस्टर किसको बोला जाता है, तो वो होते हैं चीफ जस्टिस। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर मैं बात करूँ आपका हाई कोर्ट की तो उसके होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। समझ में आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सीधी बात है, इसका ये है कि भाई 3 हेड होते हैं, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव, एक होते हैं लेजिस्लेचर, एक होती है जुडिशियरी, है ना, जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव का जो भी एलोकेशन ऑफ बिजनेस होता है, जो भी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस होगा, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस वो उसको तय करने का अधिकार किसको पास होता है, वो होते हैं प्रेसिडेंट, है ना। वैसे ही लेजिस्लेचर में कौन करते हैं, लोकसभा के केस में कौन करता है, वो करते हैं स्पीकर। और अगर यही मैं बात करूं आपका ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, राज्यसभा में कौन रूल वगैरह बनाता है इनके लिए, तो वो कौन करते हैं, चेयरपर्सन। वैसे ही जुडिशियरी के लिए कौन करते हैं, सीजीआई। समझ में आएगा, चीफ जस्टिस। अगर सुप्रीम कोर्ट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट है तो वो कौन करते हैं आपका, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। मतलब 3 ऑर्गन है, तीनों के हेड जो होंगे वही उस पूरे ऑर्गन के जो ट्रांजैक्शन होगा, है ना, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स जो होंगे वो सब कौन तय करते हैं, वो उनके रेस्पेक्टिव हेड्स तय करते हैं। इसीलिए यहाँ पर मास्टर ऑफ द रोस्टर का रोल आ जाता है। तो यहाँ से हम समझते हैं सबसे पहले ये रोस्टर होता क्या है। रोस्टर मतलब होता है एक लिस्ट है, ये एक तरीके की, देखो ये एक लिस्ट है ना। इस लिस्ट में कुछ व्यक्तियों के नाम लिखे रहेंगे ABCD, है ना, और ये होंगे नेम्स, है ना, और ये उनका रोल होगा, उनको क्या और उनका फंक्शन होगा कि उनको क्या फंक्शन करना है। A को X काम करना है, B को Y काम करना है, C को Z काम करना है, D को K काम करना है। तो ये जिस लिस्ट में लिखा रहेगा कि किस व्यक्ति को एक पर्टिकुलर टाइम में किस समय A को X काम करना है, किस समय B को Y काम करना है, C को Z काम करना है, एक पर्टिकुलर टाइम में किस व्यक्ति को क्या काम करना है, ये सब जिस लिस्ट में लिखा रहता है उसको क्या बोल देते हैं हम, रोस्टर। तो रोस्टर क्या है, लिस्ट ऑफ पीपल्स नेम एंड देयर जॉब्स, है ना, दे हैव टू डू एट पर्टिकुलर टाइम। एक निश्चित समय में 3 कीवर्ड है, लिस्ट ऑफ पीपल्स नेम, दूसरा उनको क्या फंक्शन करना है, और तीसरा किस पर्टिकुलर टाइम में करना है ना। जैसे आज एक बेंच, आज फॉर एग्जांपल आज एक व्यक्ति X को
एक वाई केस को हियर करना है, तो भाई अब ये जरूरी थोड़ी कि साल भर वो वाई केस ही हियर करता रहेगा, एक पर्टिकुलर टाइम में हियर करेगा ना, हो सकता है 6 महीने बाद दूसरा काम करे, तो वही इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम, समझा क्या। तो मास्टर ऑफ द रोस्टर हम किसको बोलेंगे फिर, मास्टर ऑफ द रोस्टर उसको बोलते हैं। मास्टर मतलब कौन, वो व्यक्ति जो इस रोस्टर सिस्टम का जिस पर कंट्रोल हो, वो व्यक्ति जो इस रोस्टर सिस्टम को तय करे, वो व्यक्ति जो ये तय करेगा कि ए कौन सा केस हियर करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है ए को एक्स ना बोल करके ए को वाई का केस दे दे तो वो कौन सा व्यक्ति है जो ये सब करेगा, उसको बोलेंगे मास्टर ऑफ द रोस्टर। तो सुप्रीम कोर्ट के केस में मास्टर ऑफ द रोस्टर कौन होता है, वो होगा सीजेआई। हाई कोर्ट के केस में कौन होगा मास्टर ऑफ द रोस्टर, वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो वही लिखा है मास्टर ऑफ द रोस्टर मतलब एक जज जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट होगा, सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया वो व्यक्ति जो ये लिस्ट आउट करे कि कौन सा एलोकेशन ऑफ केसेस किस जज को जाने वाला है, किस व्यक्ति को जाने वाला है, और ये भी सुनिश्चित करे कि एक ही केस किसी 2 या 2 से ज्यादा बेंच उसको हियर ना कर रही हूं, है ना। ऐसा हो सकता है ना कि एक बेंच ये है B1, ये B2, ये B3, ये 3 बेंच है, और केस C1, ये केस C1 आया, केस C बस लिख लो, C एक बेंच B1 भी यही हियर कर रही है, B2 भी और B3 भी। तो इस कारण क्या होगा, देखो अननेसेसरी कोर्ट का टाइम बर्बाद होगा, प्लस B1 कुछ और बोली, B2 कुछ और बोली, B3 कुछ और बोली, तो अब उनके में अलग अलग डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होंगे, फिर डिस्प्यूट अराइज होगा। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ही क्या है आपका कि भाई एक कोर्ट मतलब एक जो बेंच होती है वो मैटर एक केस को हियर करे, एक ही केस को अलग अलग बेंच ना हियर करें, 3-4 बेंच ना हियर करें। ऐसे में एफिशिएंसी भी कम होगी अगर एक ही केस को मल्टीपल बेंच हियर कर रहे हैं, और एक ही एफिशिएंसी के साथ साथ कोर्ट का टाइम भी बर्बाद होगा, समझ में क्या। तो इसलिए क्या होता है कि इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या हुआ कि भाई ऐसा ना हो, इसलिए रोस्टर सिस्टम चालू किया, और इसका पूरा सुपरविजन और इसका जो पूरा कंट्रोल होता है वो चीफ जस्टिस के अंडर में दिया गया, समझ में क्या। तो मतलब ये मैं बोल सकता हूं कि ये इफेक्टिव केस मैनेजमेंट के लिए ये है ना कि भाई अब देखो इसमें होता क्या है कि मान लो ये बेंच B1 है, और ये मान लो कि ये बेंच जो B1 है ये मर्डर केस को बहुत सालों से ये वाला बेंच हियर कर रहा है ना। मर्डर के केस जो है वो बेंच B1 बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है, और बेंच B2 मैं मान लेता हूं भाई ये रेप के केसेस जो हैं उनको काफी समय से हियर करते आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो इफेक्टिव केस का मैनेजमेंट हो तो आप क्या करोगे, एलोकेटिंग ऑफ सिमिलर केस, मान लो कि ये यहां पर मर्डर का केस है ना, तो आप बताओ कौन से बेंच को भेजोगे, कौन से जजेस को भेजोगे, उन जजेस को भेजोगे ना जिनको उन पर एक्सपीरियंस है। मतलब इस केस में हम बेंच B1 को भेजेंगे, है ना, और बेंच B1 में कौन बैठेगा, मान लो ये मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं B, 2 जज हैं, ये A और B। तो मतलब अगर जज A और जज B अगर मर्डर का केस देखेगा तो वो ज्यादा इफेक्टिवली रूप से देख सकता है, तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी अच्छी आएगी, बहुत इफेक्टिव तरीके से केस का मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम मतलब कुल मिला के रोस्टर सिस्टम होता है, और उस चीज को जो सुपरवाइज करता है और देखता है वो क्या हो जाएगा, मास्टर ऑफ द रोस्टर हो जाएगा, समझ में गया। तो बस ये बात आपको मैंने बता दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट होते हैं वो एलोकेट करते हैं पूरे मैटर्स को, रोस्टर लेकिन प्रिपेयर ये नहीं करते। अब चीफ जस्टिस के ऊपर इतना काम नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कि वो पूरी लिस्ट तैयार करेंगे, तो उनके बिहाफ में चीफ जस्टिस के अंडर में एक होती है रजिस्ट्रार होते हैं, है ना, रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो प्रिपेयर करते हैं ना, वो प्रिपेयर करेंगे क्या, रोस्टर को। तो रोस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर द ऑर्डर ऑफ सीजीआई। तो सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में होता है, सब कुछ उनके सुपरविजन में होता है। तो सीजीआई के बिहाफ में रजिस्ट्रार ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट होंगे, या फिर अगर हाई कोर्ट है तो रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट, उनके सुपरविजन में ये होता है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 145 की, तो आर्टिकल 145 में ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, कंसल्ट करेगी किससे, प्रेसिडेंट से, और उनकी अप्रूवल के बाद सुप्रीम कोर्ट की जो भी प्रैक्टिस होगी और उनमें जो भी प्रोसीजर्स होंगे उनको वो अपने तरीके से रूल्स वगैरह बना सकती है, समझेगा। मतलब जैसे लेजिस्लेचर, लोकसभा अपने लिए अपने हिसाब से रूल्स बनाती है, राज्यसभा अपने लिए अपने हिसाब से रूल्स बनाती है, और लोकसभा के बिहाफ में कौन बनाता है उनके लिए रूल्स, वो होते हैं कौन, तो लोकसभा के स्पीकर। राज्यसभा में सिमिलर कौन बनाएगा, राज्यसभा के चेयरमैन। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट अपने लिए खुद से रूल बनाती है, अपने जो उनके प्रोसीजर हैं और जो भी उनकी प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए जो भी रूल्स वगैरह होते हैं वो खुद कौन बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ में कौन बनाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
फंक्शंस याद रखना क्या क्या बता रहा हूँ, आपको बार बार बता रहा हूँ कितने सारे फंक्शंस, देखो आप थोड़ा सा एनालाइज करते चलो, सेपरेट क्वेश्चन आएगा रोल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वहां से आप ये सारे फंक्शंस उनके लिख सकते हो, है ना। और सीजीआई होते हैं जो कि स्पोक्स पर्सन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, समझा क्या। जैसे स्पीकर किसके स्पोक्स पर्सन होते हैं, तो उसके स्पोक्स पर्सन होते हैं किसके, जो लोकसभा हो गई। वैसे गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन किसको बोला जाता है, तो हम प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं। वैसे चीफ जस्टिस किसके हैं, सुप्रीम कोर्ट के स्पोक्स पर्सन होते हैं। वैसे हाई कोर्ट का स्पोक्स पर्सन कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, समझा का। कोई भी जज कोई भी केस नहीं उठा सकता अपनी मर्जी से जब तक उसको सीजीआई ने ना बोला हो, समझा क्या। कोई भी जज कोई भी केस को, कोई भी मैटर को टेकअप नहीं कर सकता अपनी ही मर्जी से, समझ में आ गया, अनलेस उसको एलोकेट ना किया गया हो सीजीआई के द्वारा। जब सीजीआई एलोकेट करता है तभी वो केस को उठा सकता है। ये हो गया आपका, अब समझ में आ गया मास्टर ऑफ द रोस्टर क्यों बोलते हैं इसको। यही कुछ कारण है जिसके कारण हम उनको मास्टर ऑफ द रोस्टर बोलते हैं, समझ में आ गया। तो अब देखो ये काम कैसे करता है ना, मैं आपको बताता हूँ ये फंक्शनिंग कैसे होती है। देखो तो ये बहुत अच्छा इमेज है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया था, उसमें बहुत अच्छी ये इमेजेस दी हुई थी, तो वहां से मैंने ये उठाया है। तो इसको समझो कि जैसे मान लो कि भाई यहाँ पे 31 जज हैं, है ना। इस डायग्राम में लिखा है कि अभी 6 वैकेंसी है, तो अभी ये 6 वैकेंसी, ये जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था तब 6 वैकेंसी थी, लेकिन एट प्रेजेंट 9 वैकेंसीज हैं, है ना, कोई वैकेंसीज नहीं है एट प्रेजेंट, कोई वैकेंसी नहीं है, पूरे 31 जज हैं, ठीक है। और ये मैं थोड़ा सा वो भी कर सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, एक बार आप इसको वेरीफाई कर लेना कि कंप्लीट है कि नहीं, मतलब 31 जज हैं कि नहीं। वैसे इस आर्टिकल के थ्रू ये बोल रहा है कि 6 वैकेंसीज थी, तो हम इस पर वो करते हैं, डिसाइड करते हैं इसको। अब वैकेंसी कितनी थी ये सब हमको देखना नहीं है, हमको ये बस ध्यान में रखना है कि भाई ये काम कैसे करता है। तो देखो मान लो ये सुप्रीम कोर्ट है ना, ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मान लो ये 1 2 3 4 ऐसे करके ना लगभग 12, ये 1 ले लिया अपन लो, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ऐसे करके ये कितने हो गए 12। ये 12 मान लो रूम है ना, ये 12 रूम है, और 12 रूम को हम रूम ना बोल करके इसको कोर्ट बोल रहे हैं, समझ गया। तो मतलब ये कोर्ट नंबर 1, ये कोर्ट नंबर 2, ये कोर्ट नंबर 3, ये कोर्ट नंबर 4, ऐसे करके 12 कोर्ट है, समझ में आ गया। तो मतलब क्या है, देखो 12 कोर्ट्स यूजुअली होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, है ना। नंबर 1 से लेकर के 12 तक होता है। ये अरेंजमेंट जो होता है, इधर से आप जाओगे तो सीनियरिटी डिक्रीज होगी, है ना, ये सीनियरिटी डिक्रीज हो रही है। मतलब जो पहले नंबर का कोर्ट होगा उसमें कौन बैठेगा, समझ गए, सीजीआई बैठेंगे। फिर उनसे जो सेकंड जूनियर है, फिर थर्ड जूनियर, मतलब ये सीनियरिटी कम होती जाएगी, समझ में आ गया। मतलब क्या होता है, सीनियर मोस्ट कहाँ पे होता है, कोर्ट नंबर 1, मतलब सीजीआई वहां पे बैठते हैं, और ऐसे ऐसे आप जाओगे तो सीनियरिटी गिरती जाएगी, और लास्ट में आप जाओगे तो सबसे जो लोअर, मतलब जो सबसे कम एक्सपीरियंस जिसके पास होगा वो यहाँ पे होगा कोर्ट नंबर 12 में, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो केसेस की सेंसिटिविटी होती है ना, केसेस के इंपॉर्टेंस हो गए, है ना, इंपॉर्टेंस हो गया, और इसकी सेंसिटिविटी कि कितना सेंसिटिव केस है ये, उनके आधार पर ये केस का एलोकेशन होता है ना। तो ये केस का जो एलोकेशन होगा, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं और जो मोस्ट सेंसिटिव केसेस होते हैं वो सबसे सीनियर जजेस के पास होते हैं। मतलब यहां से यहां आप अगर जाओगे इस तरफ तो क्या होता है, केसेस की सेंसिटिविटी कम होती जाएगी, केसेस लेस इंपॉर्टेंट केसेस इधर पे इस तरफ होंगे, इस तरफ लेस इंपॉर्टेंट केसेस, समझा गया। तो कोर्ट नंबर इंडिकेट्स क्या करते हैं, पहली बात तो याद रख लो सीनियरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, है ना, जो प्रिसाइड करते हैं ओवर द बेंच इन द कोर्ट, है ना। नॉर्मली क्या बताया मैंने आपको, जो सेंसिटिव केसेस होते हैं वो असाइन करते हैं जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनके लिए, समझा गया ना, ठीक है। और जो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पिछले 5-6 सालों से जो कोर्ट नंबर 1 होते हैं, जिसको चीफ जस्टिस जिसमें बैठते हैं, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं और जो सबसे सेंसिटिव केसेस होते हैं उनको हियर करते हैं। और मान लो कुछ जो उनको लगता है कि वो हियर नहीं कर पाएंगे तो सेकंड वाले कोर्ट में बोल देंगे, और उसके बाद वो थर्ड वाले कोर्ट में और फोर्थ वाले कोर्ट में, डिपेंडिंग अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द केसेस और इंपॉर्टेंस ऑफ द केसेस, वो सीनियरिटी के आधार पर केसेस इधर की इधर ट्रांसफर होते जाएंगे, समझ में आ गया, समझ में आ गया। कौन सा केस किस कोर्ट के पास जाएगा वो किसके आधार पर डिपेंड करता है कि वो सेंसिटिव कितना है केस, कितना इंपॉर्टेंट केस है, समझ में गया ना। सीजीआई क्या होते हैं, अब ये कौन सा केस किस पे जाएगा, उसके लिए क्या कर रहा है ये, उसके लिए मैंने आपको बताया रोस्टर सिस्टम चेक करते हैं,
CGI, जो रोस्टर लिस्ट प्रिपेयर की गई है, लिस्ट कौन करेगा? रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार के पास ये पता होता है, रजिस्ट्रार के पास ये पता है कि भाई ये जज है, इस जज के पास इस फील्ड पे ज्यादा एक्सपीरियंस है, इस जज के पास इस फील्ड के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो जैसे केस आता है तो केस को क्या करते हैं, वो कैटेगराइज करते हैं और फिर सब कैटेगराइज करते हैं। जैसे मर्डर है, अब मर्डर में भी किस तरीके का मर्डर है, तो उसके आधार पर कैटेगराइजेशन और सब कैटेगराइजेशन ऐसे कर दिया जाता है और फिर उसको एक कंप्यूटर जनरेटेड सॉफ्टवेयर में उसको एक डाल दिया जाता है और वो फिर अपना कंप्यूटर अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके क्या बता देता है कि भाई ये वाला केस है, इस वाले जज को जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। फिर ये भेजा जाता है चीफ जस्टिस के पास, चीफ जस्टिस इसको देखते हैं, उनको लगता है कि भाई अगर ये जो रोस्टर जैसा तैयार हुआ है उसके आधार पर ही केस को बांट दिया जाए तो वो बांट देंगे, लेकिन उनको लगता नहीं इसमें भी कुछ चेंजेस होना चाहिए। मैं चाहता हूं भले ही रोस्टर के तहत ये बोल रहा है कि ये वाला केस एक्स को जाए, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि ये केस काफी सेंसिटिव है, इसलिए ये कुछ सीनियर जजेस के पास होना चाहिए, तो मैं उस केस को जेड के पास भेज सकता हूं। समझ में गया? तो वैसे तो कंप्यूटर जनरेटेड जो रोस्टर होता है, जो रजिस्ट्रार प्रिपेयर करता है, उसके आधार पर केस दिया जाता है, लेकिन ये चीफ जस्टिस की प्रेरोगेटिव है कि वो किसको ट्रांसफर कर सकता है केस, किसको दे सकता है केस। वो रोस्टर में जो लिखा है उसको मान भी सकते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से वो किसी भी केस को किसी पर भी दे सकते हैं। समझ गया? तो यही लिखा है, देखो, ओनली फ्यू इंपॉर्टेंट केसेस आर असाइन टू अदर बेंचेस, ठीक है ना, नहीं तो ये जनरली सीनियर जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं वो सीनियर जजेस ही रखते हैं। अब ये जो शुरू के 5 हैं, है ना, शुरू के 5 हैं, यही तो कॉलेजियम सिस्टम को बनाते हैं, है ना। ये जो शुरू के 5 है मतलब 1+4, ये क्या होते हैं, यही कॉलेजियम सिस्टम है, यही मिलकर के मोस्ट ऑफ द डिसीजन लेते हैं पूरे सुप्रीम कोर्ट में। समझा क्या? तो अदरवाइज अब इसमें देख लेते हैं, अगर ये केसेस जो मतलब इंपॉर्टेंट केस है वो तो चीफ जस्टिस खुद से डिसाइड करते हैं, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस नहीं है तो उसमें बताया मैंने आपको कि देयर इज कंप्यूटर डिवाइस्ड, है ना, कोडिंग सिस्टम होता है, वो जो लिस्ट कर देता है केस कि किस केस को किस जज के पास जाना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट मैटर, तो वो उसके आधार पर फिर बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, रोस्टर के हिसाब से ही काम चलने दो। समझ में? तो ऐसे करके ये काम करता है, ठीक है। अब क्या है कि भाई अब बताओ कोई प्रोसीजर है क्या टू एलोकेट द केस? जो चीज मैंने आपको बता दी पिछला, वही उसी का ही एक्सटेंशन है ये, मेरे को अभी बताना चाहिए था तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है, आप उसको बेटर तरीके से इंटीग्रेट कर पाओगे। तो अब क्या कोई प्रोसीजर लिखा है कि ये एलोकेशन कैसा होगा केस, जो मैंने अभी आपको बताया? तो अगर हम बात करें हाँ कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन ही नहीं है, इसके अलावा ना जुडिशरी के किसी कहीं मेंशन है, तो बस ये कोई प्रोसीजर नहीं लिखा हो, लिखित में कोई प्रोसीजर नहीं है, बस ये कन्वेंशन है जो जिसको फॉलो किया जा रहा है ना। जब भी केसेस फाइल किया जाता है, जो मैं अभी आप बता रहा था, रजिस्ट्रार का काम देख लो, जब भी केस फाइल किया गया उस फाइल का डिटेल्स क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इनको ध्यान से स्क्रूटनाइज किया जाता है रजिस्ट्रार के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री बोलो, रजिस्ट्रार बोलो, वो उस केस को देखते हैं अच्छे से कि ये इसकी डिटेल्स क्या है, इस केस की, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके आधार पर केस को क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, है ना। उसके बाद पहले पूरा जैसे केस आया, ये केस आया, केस को ध्यान से स्क्रूटनाइज किया, डिटेल्स उसकी चेक की, सब्जेक्ट मैटर देखा, उसका प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिसीव जो भी लेना होता था, है ना, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी कागज चाहिए, वो सब देखते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान में रखते हुए फिर वो कैटेगराइज करते हैं केस का कि ये किस सब्जेक्ट मैटर का केस है, क्या ये रेप का केस है, क्या ये मर्डर का केस है, क्या ये डकैती का केस है, समझ में क्या है, फ्रॉड का केस है, जो भी केस होता है फॉर एग्जांपल देखेंगे, है ना। सब्जेक्ट मैटर कुछ भी हो सकता है, उस सब्जेक्ट के मैटर के आधार पर, है ना, वो जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लगभग 47 ब्रॉड कैटेगरीज हो गई, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, टैक्सेशन का मैटर है, सर्विस मैटर है, क्रिमिनल अपील है, क्या है वो मैटर, है ना। तो अब ये 47 क्या हो गए, 47 समझ लो केबिन हो गए, है ना। अब हर केबिन के अंदर फिर सब कैटेगराइजेशन होता है ना, इसके अंदर सब कैटेगराइजेशन है। अब टैक्सेशन का मामला है तो डायरेक्ट टैक्सेशन का है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मामला है, समझ में आ रहा है। क्रिमिनल मैटर है तो किस तरीके का है भाई, रेप भी क्रिमिनल मैटर है, मर्डर भी क्रिमिनल मैटर है, हाफ मर्डर भी क्रिमिनल मैटर है ना, तो कैसा मैटर है। तो कैटेगराइजेशन के बाद सब कैटेगराइजेशन, तो वही लिखा है, हर कैटेगरी के अंदर फिर मल्टीपल सब कैटेगरी होती है। रजिस्ट्री क्या करेगी, फिर उसके आधार पर रोस्टर तैयार करती है ना, और उस रोस्टर के आधार पर वो देखती है कि भाई इस बेंच के पास ये वाला केस जाएगा तो ये ज्यादा अच्छे से हियर कर पाएगा। वो उसको कैसे पता होता है, क्योंकि
उनको पता रहता है ना कि भाई कौन सा जज किस तरीके के केस हियर करता है, उसके आधार पर वो लिस्टिंग करते हैं, है ना। और लिस्टिंग करने के बाद वो सीजीआई के पास जाता है, वो रोस्टर और सीजीआई उसको अप्रूव करते हैं। अप्रूव कर दिए तो फिर सारा काम अब जो होता है, मान लो 2 महीने के लिए ये तैयार किया था रोस्टर, तो अब 2 महीना का उस तरीके से रोस्टर के हिसाब से काम करेगा। अब रोस्टर में मान लो कुछ बहुत ही सेंसिटिव केसेस हैं, तो फिर चीफ जस्टिस अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि भाई किसको देना है। रोस्टर के हिसाब से करवाना है काम तो उसके हिसाब से करवा सकते हैं। उनको अपने से लगता है कि नहीं, रोस्टर में 2-3 चीज़ों का ऊपर का जो ये वाले मैटर सीनियर जजेस के पास जाना चाहिए, तो फिर उसके आधार पर चला जाता है ना। सीजीआई कैन इशू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू लिस्ट द केस बिफोर पर्टिकुलर बेंच, बताया ना। उसके अलावा रोस्टर तो तैयार हो ही रहा है, उसके अलावा सीजीआई अपना कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर बेंच के लिए कि भाई इस वाले बेंच पे ये वाला केस लिस्टिंग कर सकते हो, ये वाला लिस्टिंग कर दो, ये ज़्यादा प्रभावी रह सकता है। तो उसके आधार पर भी वो लिस्टिंग की जा सकती है, समझ में क्या। इसीलिए सीजीआई क्या है, सीजीआई जब आपको पता है कि भाई सीजीआई जनरली क्या करते हैं कि भाई वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा सेंसिटिव केसेस को मैं हियर करूंगा, कौन से सेंसिटिव केसेस को नेक्स्ट इन लाइन जो सीजीआई है वो हियर करेंगे, मतलब जो सेकंड सीनियर होंगे, थर्ड सीनियर कौन से होंगे, फोर्थ सीनियर कौन से होंगे। मतलब सेंसिटिव बता ही दिया मैंने आपको कि सेंसिटिविटी के आधार पर, इंपॉर्टेंस के आधार पर, कौन सा केस कितना इंपॉर्टेंट है उसके आधार पर वो तय करते हैं कि भाई कौन सा केस किस बेंच के पास जाना चाहिए, समझ में क्या। तो सीजीआई एज द मास्टर ऑफ द रोस्टर हैज राइट टू मार्क द सेंसिटिव केसेस टू स्पेसिफिक बेंचेस, ये मैंने आपको बता ही दिया, है ना। अब देखो इसके अलावा मैं क्या बताया, सीजीआई के पास, हाँ उसके अलावा मान लो कि भाई अब लगता है कोई केस है ना, केस है। अब मान लो ये बेंच B1 था, ये बेंच में 2 ही लोग थे उस मैटर को हियर करने के लिए, है ना। और उनको लगता है सीजीआई को कि ये वाला जो केस आया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, और बहुत ही सेंसिटिव केस है, और वो चाह रहे हैं कि इस मैटर पे ना 2 बेंच ना हियर, दो लोग ना हियर करें, 1 और 2, वो चाह रहे हैं कि इसको 5 बेंच लोग हियर करें। तो फिर उसके लिए वो स्पेशल बेंच भी गठन कर सकते हैं ना। स्पेशल बेंच मतलब लार्जर बेंचेस वगैरह वो बना सकते हैं, स्पेशल बेंच बना सकते हैं, लार्जर बेंचेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं, समझ में क्या। जो सीजीआई क्या होते हैं बताया ना, इनको कौन इन्फॉर्म करता है, रजिस्ट्री ऑफिसर मतलब रजिस्ट्रार, ये सेंसिटिविटी केसेस के बारे में। जैसे मान लो केस आया, अब इसमें इसकी सेंसिटिविटी कितनी है, कितना सेंसिटिव केस है ये कैसे पता चलता है सीजीआई को। ये रजिस्ट्री जो होती है, जो रजिस्ट्रार होते हैं वही उसमें कमेंट कर देते हैं, वहां पर ही वो नोटिफाई कर देते हैं कि सर ये इतना सेंसिटिव केस है, इतना इंपॉर्टेंट केस है। फिर सीजीआई उसको अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं, फिर देखते हैं कि किस बेंच को ये वाला केस देना चाहिए। कुछ तो ये बता देगा, रजिस्ट्रार खुद ही बता देते हैं कि इस बेंच को भेज सकते हो, लेकिन अगर सीजीआई को लगता है कि नहीं इस बेंच को नहीं, इस बेंच को भेजना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, है ना। अब एक बार रजिस्ट्रार का लिस्ट आ गया, अब उसके बाद वो सीजीआई के ऊपर है कि वो अपना डिसाइड करें कि भाई कौन सा केस वो खुद के लिए रख सकते हैं, कौन सा केस वो किसी बेंच को भेज सकते हैं, कौन सा केस वो कितने इंपॉर्टेंट केस को किस सीनियर जजेस के लिए भेज सकते हैं, वो उनके ऊपर रहता है फिर, ठीक है ना। एज पर कन्वेंशन क्या होता है, सीजीआई क्या करते हैं, उनको सीजीआई को पहले से ही एडवांस में इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि मैटर कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ही ज़्यादा वो है, ठीक है ना, कितना जरूरी है, ठीक है ना। तो वो फिर जब सेंसिटिविटी पहले से इन्फॉर्म हो गई तो उसके आधार पर वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये मैं हियर करूंगा कि भाई किसी जो टॉप सीनियर जजेस होंगे उनके बाद वो उनमें से कौन सा उस केस को हियर करने के लिए ज़्यादा सही उनको लगता है, फिर वो उसके लिए एलोकेट कर देते हैं, समझा गया। तो ऐसे काम करता है। लेकिन इसमें इशूज़ है ना, इतनी सारी पावर देखी हमने सीजीआई की, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज हैं। क्या इश्यूज हैं कि भाई बहुत सारा कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो गया एक ही व्यक्ति पर, और वैसे भी सीजीआई क्या है, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स है ना। सीजीआई तो फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स है भाई, जज चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो, है ना, इनके में इनकी जो वो होती है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस कहलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जज, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल जज। ये एक बराबर होते हैं, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोर्ट के जज से ऊपर होते हैं, है ना, एक बराबर होते हैं। और जो चीफ जस्टिस भी होते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, सब इक्वल ही होते हैं। तो इनको बोलते हैं फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल, सब बराबर हैं, बस आप क्या है, आपका रोल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप फर्स्ट आ जाते हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर सब एक है ना, मिनिस्टर सब बराबर होते हैं, लेकिन प्राइम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि आप फर्स्ट अमॉन्ग वन हो, फर्स्ट अमॉन्ग वन,
मतलब आपके कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, इसलिए आप क्या हो जाते हो, आपका रोल प्राइम हो जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर हो गया। वैसे यहाँ पर भी ये फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स है, लेकिन इसके बावजूद भी कंसंट्रेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा है ना। कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक व्यक्ति पे हो जाना ये अनडेमोक्रेटिक भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है ना। इसमें क्या होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट भी है ना। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है कि भाई आपको अपने ही केस के लिए जज नहीं बन जाना है। और कई बार ऐसा होता है कि चीफ जस्टिस उस पर क्या होता है, उसमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आ गया जैसे, है ना। तो उस केस में चीफ जस्टिस खुद से तय करते हैं कि ये वाला केसेस मैं हियर करूंगा। जैसे अभी अक्सर क्लेम किया जाता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई, उनके खिलाफ रेप का केस, रेप और हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट का केस जो लगा था, सेक्सुअल हरासमेंट केस। अब कायदे से इस केस को कोई और जज डिसाइड करना था कि इसको हियर कौन करेगा, लेकिन ऐसा इन पे इल्जाम लगाया जाता है कि इन्होंने खुद से बेंच डिसाइड की कि कौन बेंच इसको हियर करेगी, और उस बेंच में वो उनको जज बनाया उन्होंने जो उनके फेवर में रहते थे, जिसके बाद में उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी, और जस्टिस जो रंजन गोगोई थे उनको कोई भी चार्जेस नहीं फ्रेम हुए उन पे। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, आप खुद के केस में ही जज बनने लगते हो। ये अगेंस्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के, समझ में गया। तो मतलब मेरा केस है तो भाई मैं हियर ना करूं ना, मैं फंसा हूं जिस केस में, तो मैं उस चीज को हियर करूंगा तो फिर जाहिर सी बात है कि मैं अपने ही फेवर में डिसीजन दूंगा। ऐसा बहुत से केस में आता है ना। जैसे मान लो कि मेरे परिवार से रिलेटेड कोई केस आया, तो सीधी बात है मैं ऐसे बेंच बैठाऊंगा कि जो मेरे परिवार को फेवर करे, तो फिर क्या हो गया, ये तो भाई आप अपने ही केस में जज बन रहे हो ना। तो जज इन हिज ओन केस हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ये, है ना, अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल बायसनेस बढ़ जाती है। मान लो क्या हो, देखो अब समझो आप, ये सुप्रीम कोर्ट है ना, और ये है एग्जीक्यूटिव, और इनके बीच में कड़ी कौन है, सीजेआई। अब सोचो अगर एग्जीक्यूटिव ने सीजेआई को कंट्रोल कर लिया तो पूरा सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। तो क्या हो, अगर सीजेआई इन्फ्लुएंस हो जाए तो एग्जीक्यूटिव के थ्रू, अगर पॉलिटिकल बायसनेस आ जाए तो फिर क्या रिजल्ट होता है, उसका एग्जीक्यूटिव कोर्ट। अब एग्जीक्यूटिव कोर्ट क्या होता है, एग्जीक्यूटिव कोर्ट वो होती है जब कोर्ट एग्जीक्यूटिव की तरफ इंक्लाइंड हो जाए, ऐसे डिसीजन देने लगे जिससे एग्जीक्यूटिव को फायदा हो, जो एग्जीक्यूटिव के पक्ष में हो, है ना। वहां पर आप मेरिट और जो मेरिट को आधार नहीं बनाते हो, फैक्ट्स को आधार नहीं बनाते हो, काफी आप बायसनेस शो करते हो, काफी इंक्लाइंड हो जाते हो एग्जीक्यूटिव की तरफ, है ना। क्योंकि आपका कोई ना कोई, जैसे मान लो कि भाई जो फ्यूचर जॉब्स होती हैं, है ना, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स को आप सोच रहे हो कि अगर मैं अभी इसके फेवर में डिसीजन दे दूंगा तो हो सकता है जब रिटायरमेंट होगा तो मेरे को कोई कहीं किसी कमीशन का अध्यक्ष बना देंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे कर इस चीज के लिए क्या होता है, फिर कोर्ट क्या करने लगती है, एग्जीक्यूटिव की तरफ इंक्लाइंड हो जाती है, एग्जीक्यूटिव जैसा चाहती है वैसे डिसीजन देने लगती है। तो ऐसे कोर्ट को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव कोर्ट, समझेगा। तो ये खतरनाक होता है डेमोक्रेसी के लिए, समझ में आ गया। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव कोर्ट कभी नहीं बननी चाहिए, समझ में आ गया। तो इसलिए ये जरूरी है। नेक्स्ट है पावर ऑफ मास्टर ऑफ द रोस्टर। क्या होता है, उस पर ज्यादा स्क्रूटनी नहीं होती, है ना। ये जो पावर होती है ना, जो रोस्टर की पावर होती है सीजीआई के पास, वो क्या होता है, उस पर स्क्रूटनी नहीं होती। बाद में ये नहीं, किसको कंप्लेन करोगे आप कि वो सीजीआई ही हेड है, उसी को ही कंप्लेन करोगे कि सर आपका ये जो डिसीजन है सही नहीं था, इसको एक बार आप वो करो। तो ज्यादा इस पर स्क्रूटनी नहीं होती। तो ये एक इशूज है, समझ में क्या। तो क्या क्या इशूज है वो हम लोगों ने देख लिया कि भाई ये होता है। उसके साथ साथ मेलाफाइड इंटेंशन हो सकते हैं, है ना। गलत धारणा हो गई मान लो सीजीआई की, तो फिर वो बहुत खतरनाक हो जाता है किसके लिए, जुडिशियरी के लिए, क्योंकि उससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है ना। डेमोक्रेसी के लिए वो थ्रेट हो जाती है। मेलाफाइड मतलब गंदा इंटेंशन होता है ना। जैसे कि इंटेंशन एग्जीक्यूटिव को लेकर के हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव के पक्ष में डिसीजन दे दो, कोई ऐसा डिसीजन जो जिसके कारण कल को पूरा देश सफर करे। तो ये मेलाफाइड इंटेंशन भी बढ़ जाते हैं ऐसे केसेस में। जब अगर मान लो कि भाई बहुत ज्यादा आप एक ही व्यक्ति पे पावर दे दोगे तो पूरी की पूरी जुडिशियरी फिर क्या होती है, एक व्यक्ति से कंट्रोल कर ली अगर एग्जीक्यूटिव, तो फिर पूरा का पूरा जुडिशियरी उसकी तरफ जा सकता है। इसीलिए कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो करके थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो एक व्यक्ति पे ना हो करके कोलेजियम पे दे दो ना, आप कोलेजियम पे दे दो, सीनियर जो जजेस है 5 जजेस जो होते हैं उन पे दे दो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो वहीं से हम देखें सॉल्यूशन क्या है फिर इसका, है ना, व्हाट टू डू। सॉल्यूशन ये होगा कि भाई जैसे
यूरोपियन मॉडल अपनाओ। यूरोपियन मॉडल में क्या होता है, एक व्यक्ति डिसाइड नहीं करता, वहां पे जैसे यहाँ पे सीजीआई डिसाइड करते हैं ना हर चीज, वहां पर क्या होता है, बेंच डिसाइड करती है ना, बेंच डिसाइड करती है। जैसे कि बेंच मतलब जैसे कि 4 जज की बेंच हो सकती है, 5 जज की बेंच हो सकती है, डिपेंड करता है, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में अलग अलग मॉडल है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है कि 5 लोगों की बेंच होती है, वही डिसाइड करती है कि भाई जैसे जैसे यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि देखो अगर 4 होगा तो 2-2 हो जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ गया, 2 हाँ बोल रहा है, 2 ना बोल रहा है, तो इसलिए ऑड में रखते हैं इसको कि यहाँ पे 3-2 हो सकता है ना भाई। 3 जो डिसीजन बोल देगा वो मान्य हो जाएगा, जो 2 वाले माइनॉरिटी हो गए, ये मेजॉरिटी हो गया, है ना। तो जनरली क्या होता है, बेंच डिसाइड करती है। तो बेंच डिसाइड करे तो अच्छा है, एक व्यक्ति पे नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया, ये समझ में गया। नेक्स्ट क्या है, जो रोस्टर होता है ना, रोस्टर को क्या करना चाहिए, जैसे ये होता है कि भाई जो जज है ना, उसका कितना एक्सपर्टाइज है, किस सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज है, और उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसके आधार पर सब्जेक्ट वाइज उस लिस्ट को तैयार करना है ना, और उसको मस्ट टाइम टू टाइम क्या करना, उसको रिवाइज करते रहना, है ना। ये सब चीजें करने की बहुत जरूरत, समझ में क्या। रोस्टर को क्या करो, आप डिवाइड कर दो सब्जेक्ट वाइज, किसके बीच में, जजेस के बीच में, ये जज 2 जज 3 ऐसे करके, और इनका एक्सपर्ट किस में है, ये इनका एक्सपर्टाइज देखो, इनका एक्सपीरियंस देखो, है ना। उनके आधार पर इन जजेस का आप क्या कर दो, कैटेगराइज कर दो, डिवाइड कर दो, और उसके आधार पर इनका सब्जेक्ट वाइज देख रहे हो आप कि भाई ये किस सब्जेक्ट पर ज्यादा कमांड है इनकी, इसकी किस सब्जेक्ट पर ज्यादा कमांड है, उसके आधार पर रोस्टर तैयार करो। जनरली ऐसा ही होता है, लेकिन अभी भी इनमें बहुत सारी कमियां हैं, उसको सुधारने की जरूरत है, समझा क्या। और जनरली क्या होता है, अभी क्या होता है कि केसेस एलोकेशन जो होता है ना, कई बार ऐसा होता है, जैसे चीफ जस्टिस कुछ केसेस को बोल रहा हूं ना, अपने मन से डिसाइड कर सकते हैं, तो आप रैंडम एलोकेशन कर सकते हो केसेस का, समझना क्या। केसेस का रैंडम एलोकेशन, उसमें क्या होगा, रैंडम एलोकेशन मतलब कोई सा केस किसी भी जज के पास आ सकता है। मान लो ये 2 जज हैं, जज 2 और जज 3, ये तीनों ही रेप केसेस से इनका अच्छा खासा एक्सपर्टाइज है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अभी सीजीआई डिसाइड कर देते हैं कि भाई ये वाला केस है तो ये जज J1 के पास ही जाएगा, लेकिन अगर रैंडम एलोकेशन होगा तो J1 के पास भी जा सकता है, J2 के पास भी जाता है, J3 के पास भी जा सकता है, समझना क्या। तो रैंडम एलोकेशन एक बढ़िया सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। जो पॉलिटिकल सेंसिटिव मैटर्स होते हैं वो तो हमेशा सीनियर जजेस के पास ही होना चाहिए, और अक्सर होता भी है, लेकिन अगर कोई सीजीआई है तो वो बताया ना मैंने आपको कि वो किसी को दे भी सकते हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें एक चैलेंजिंग इशू हो जाता है, ठीक है। जो एलोकेशन ऑफ केसेस होते हैं, किसी भी बेंच को किस बेंच को कौन सा केस जाएगा, इसको बोलेंगे हम एलोकेशन ऑफ जजेस। इसमें क्या होता है, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, और रैंडम होनी चाहिए, अभी बताया ना, रैंडम कंप्यूटर एलोकेशन के थ्रू होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जो मेलाफाइड इंटेंशन है ना वो नहीं आएंगे, है ना। इसमें आर्बिट्ररीनेस नहीं होगी चीफ जस्टिस की, है ना, तो आर्बिट्ररीनेस कम हो सकती है। नेक्स्ट क्या बोल सकता हूं, कई बार कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केसेस आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मेरे फैमिली का मैटर है और मेरे को ही डिसाइड करना है, इसको क्या बोलते हैं हम, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ऐसे केसेस में ना रेस्क्यू कर लेना चाहिए जजेस को, ऐसा नियम ही बना दो, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है तो आप अपने आप को रेस्क्यू कर लो। मेरी फैमिली का केस है, मैं ही डिसाइड करूंगा तो सीधी बात है फेवर में ही लूंगा अपने, तो मैं क्या करूं, रेस्क्यू कर लूं अपने केस में। अब मेरी जगह कोई और जज आ गया, वो डिसाइड करेगा तो वो किसी की तरफ इंक्लाइंड नहीं रहेगा, वो अच्छे तरीके से डिसीजन को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, हैंडल कर सकता है। तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है तो उसको क्या कर देना चाहिए, अपने आप को रिक्यूज कर लेना चाहिए, समझ में क्या। इसके साथ साथ सीजीआई को बाकी अदर जजेस पर ट्रस्ट करना चाहिए, भरोसा दिखाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए कि 2-4 जजेस पे ही सारा केसेस दे दो क्योंकि वो ज्यादा सीनियर है, या फिर ये जो बाकी के जो जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में काम करना है, भाई एक्सपीरियंस तो धीरे धीरे उनको भी आ जाएगा, तो आप बाकी जजेस पर भी ट्रस्ट करो और उनको भी थोड़ा सा आप लूप में लेकर के काम करवाते रहो, समझा क्या, ठीक। और क्या है फाइनल सॉल्यूशन, मैंने बताया ना कि मास्टर ऑफ द रोस्टर जो होता है, अभी जो हम समझते हैं सीजीआई है ना, लेकिन सीजीआई ना हो करके वो क्या हो, कोलेजियम हो। मतलब एक व्यक्ति पे ना दो, किस पर दो, पूरा एक ग्रुप पे दो, मतलब कोलेजियम, मतलब 1+4 5 जजेस मिलकर के डिसाइड करें। मतलब मास्टर ऑफ द रोस्टर को इंटरप्रेट करना चाहिए एज अ कोलेजियम, मतलब सीजीआई अकेले पूरे डिसीजन ना ले क्योंकि वो फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल्स हैं। तो फिर क्या करना चाहिए, फिर हमको ये करना चाहिए कि हमको कोलेजियम के थ्रू तय करना चाहिए, हमको लार्जर बेंच के थ्रू तय करना चाहिए, समझ में क्या।
तो ये था एक ब्रीफ एनालिसिस मास्टर ऑफ द रोस्टर के सिस्टम के बिहाफ पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।